का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये पहला नंबर 12th का चैप्टर का नाम है। ठीक ना। इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको बताए थे कि आप वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश बोले तो इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। वैद्युत आवेश हम ये बता रहे थे कि बहुत जमाने पहले, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, सब कुछ बातों पे ही डिपेंड है, जो आप सुनेंगे वही आप कवर करेंगे। बहुत साल पहले, यानी कि आज से हम बताए थे कि 2500 वर्ष पहले, यानी कि काफी टाइम हो गया, यूनानी दार्शनिक था जिसका नाम था थेल्स। उसने देखा कि अंबर को अगर हम ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद अंबर के पास ऐसा गुण आ जाता है कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। बस इतना जान करके उसने छोड़ दिया और बाकी लोग भी उस पर, इस बात का मतलब इस बात को बहुत गौर नहीं किया गया, बहुत इसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद लगभग देखा जाए तो सन 1600 में, यानी कि 2000 वर्ष बाद, थेल्स के 2000 वर्ष बाद गिलबर्ट आए और गिलबर्ट ने थोड़ा सा अध्ययन किया कि ये आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। और हम आपको बताए कि वैद्युत आवेश का कोई बेहतर ढंग का डिफिनीशन नहीं है कि हम एक ही लाइन में बोल दें और वो डिफिनीशन क्लियर हो जाए। ठीक ना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये गिलबर्ट ने क्या किया कि देखा कि ये कांच है, ठीक ना, अंबर है, आबनूस की छड़ है। जब इनको हम क्या करते हैं, किसी धागे से या कपड़े से जब इस पर फ्रिक्शन करते हैं तो रगड़ने के कारण, रगड़ने के बाद, इन पदार्थों को रगड़ने के बाद यह कागज के या बहुत हल्के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। यह गुण तब आया था, कब आया था, जब उनको रगड़ा गया था तब। यानी कि रगड़ने के बाद उनके पास जो गुण आया था, उस गुण को हम कहते थे कि पदार्थ वैद्युतमय हो गया था। रगड़ने के बाद पदार्थ वैद्युतमय हो गया था, जिससे वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों अथवा हल्के तिनकों को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। जिस गुण के कारण वो वैद्युतमय हुआ था, ठीक ना, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक ना। और हम आपको बताए थे कि अंबर के बारे में कि अगर आपके दिमाग में आप अंबर नहीं देखे हैं तो अंबर क्या होता है, तो हम बताए कि एक लकड़ी से निकला हुआ गोंद होता है जो कुछ समय के बाद बहुत कठोर हो जाता है, ठीक ना, बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये एक तरह से गोंद ही होता है जो सूख जाता है, सूखने के बाद बहुत कठोर हो जाता है और लगभग देखा जाए तो यह स्टोन या पत्थर की तरह व्यवहार करता है। यानी कि पदार्थों को, इन पदार्थों को, कांच हो, आबनूस हो, अंबर हो, लाख हो, एक पदार्थ लाख भी होता है, इन पदार्थों को हम फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं किसी कपड़े से, तो ये क्या हो जाते हैं, इनके पास एक ऐसा गुण आ जाता है कि ये कागज के या हल्के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात ये पदार्थ वैद्युतमय हो जाते हैं। और जिस गुण के कारण ये हल्के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। एक तरह से यही आवेश का बोला जाए तो डिफिनीशन होगा। लेकिन मेरे हिसाब से हम हमेशा, हर साल तो मैं यही बताता हूं मेरे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिएगा, पदार्थ जितने भी होते हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के भी बने होते हैं। चाहे पदार्थ कोई भी हो, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक। पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में, प्रकृति में कोई भी पदार्थ है, प्रारंभिक अवस्था में वह सदैव उदासीन अवस्था में रहता है। उदासीन अवस्था में क्यों रहता है, हम धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक ना। तो ये उदासीन अवस्था में रहता है। जब इन, अच्छा जैसे मान लीजिए कांच ही था, वो उदासीन अवस्था में था, प्रारंभिक अवस्था में, नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में वो उदासीन था। जब उस पर फ्रिक्शन किया गया था तो हम बताए आपसे कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा की कभी हानि नहीं होती है, ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। फ्रिक्शन के बाद हो सकता है कि कांच की छड़ उस धागे से कुछ कण अपने ऊपर, यानी कि कुछ आवेशित कण अपने ऊपर ले लिया हो, या वह कणों से मिलकर के ही बना है, पदार्थ कणों से ही मिलकर के बना है, तो वह कुछ कण क्या किया हो, वो धागे पर या कपड़े को दे दिया हो। बोला जाए तो पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना।
जब फ्रिक्शन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तो घर्षण के कारण उष्मा से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी से ही आवेश उत्पन्न होता है। हम आपको एक एग्जाम्पल बताएं। आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। आप इसके इलेक्ट्रॉनों को इसके कक्षाओं में भरते हैं तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर क्या लिखते हैं 1। अगर देखा जाए तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनों को आप भरते हैं तो लिखते हैं 2, 8 और 7। सही है। अभी देखिएगा, आपको यह भी पता है, इतना आप 12th वाले हैं, ठीक ना, आपको इतना पता है कि सभी एलिमेंट अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, अर्थात अपना अष्टक पूरा चाहते हैं। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। बात समझिएगा ध्यान से। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना सोडियम अष्टक पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन कभी भी 7 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींच सकता है। इसलिए ये सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी भलाई सोचने के लिए अपने ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हटा देता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को हटाता है तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन के हटते ही तुरंत सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हुआ है बोले तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी, कमी हुई थी। आ रही बात समझ में। अभी देखिएगा, क्लोरीन था, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, आप इसके इलेक्ट्रॉनों को भरे हैं 2, 8, 7। ये अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 7 गो ऑलरेडी है। क्या ये 7 गो मिलकर तो 1 इलेक्ट्रॉन जरूर खींच सकते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 7 इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता था। तो ये 7 गो मिलकर के ये 7 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकते हैं। और जैसे ही बाहर से ये 1 इलेक्ट्रॉन पा गया, ठीक, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और तुरंत ये क्लोरीन Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो तुरंत इस पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, आवेश आ गया। यानी कि आप इस एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो चार्ज उत्पन्न हुआ है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, बढ़ा है तो चार्ज उत्पन्न हुआ है। यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ और यहाँ निगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है। यानी कि अगर सिंपल तरीके से हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि पदार्थ तो प्रारंभिक अवस्था में उदासीन अवस्था में रहता है। जब फ्रिक्शन किया गया था तो हो सकता है फ्रिक्शन के बाद, हम अभी बताए आपको कि फ्रिक्शन के बाद वो क्या हो जाता है, पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, जो कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। यानी कि घर्षण के बाद हो सकता है उस पदार्थ से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे या फ्रिक्शन के दौरान उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया होगा। यानी कि अगर निकला होगा तो धन आवेश आ गया होगा और इलेक्ट्रॉन आया होगा तो ऋण आवेश। आवेश कोई बनाने वाली वस्तु नहीं है। हम आपको बताएं कि अगर मेरे हाथ में आप मार्कर देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इस तरह से आवेश की कोई कंपनी नहीं है कि हमको अगर 10 कूलाम का आवेश चाहिए तो हम कहीं से 10 कूलाम का आवेश मार्केट से ले ले, ऐसा नहीं होता है। आवेश कोई बनाने वाली चीज नहीं होती है। एक बात तो, जो आप बना नहीं सकते हैं उसे आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आवेश के बारे में ये भी बोला जाता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब हम बताएं कि मान लीजिए अभी इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन निकला था और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, आया था। अच्छा, निकलने से पहले इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और इन पर कोई चार्ज नहीं था, उदासीन दिख रहे थे। सही है। अभी इनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आप जोड़ेंगे तो 7 + 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहां से हटा दिया है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आकर के क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 8। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन हट गया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। अभी भी दोनों आवेशों को जोड़ेंगे तो 8 + 0 मिलकर के कितना हुआ, 8। क्या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है क्या, नहीं। पहले भी कितना इलेक्ट्रॉन था,
8, यानी कि आदान प्रदान नहीं हुआ था तब भी 8 इलेक्ट्रॉन था। आदान प्रदान होने के बाद ये चार्ज उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनों का कुल योग क्या था, 8 ही था, यानी कि इलेक्ट्रॉनों में कोई कमी नहीं हुई है। बोले तो यह सदैव आवेश बोले तो क्या रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप इतना जवाब देंगे कि जब हम क्या करते हैं, कांच या आबनूस या अंबर की छड़ों को हम किसी कपड़े से, उन्हीं कपड़े से या कपड़े से हम रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद ही ये क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, अर्थात यह वैद्युतमय हो जाता है। जिस गुण के कारण यह छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश बनाने वाली कोई वस्तु नहीं है, यह पदार्थों से केवल इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी से ही उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको सोडियम और क्लोरीन लेकर के बताए, ठीक ना। पहले ये 11 था तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण तुरंत इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या था, न्यूट्रल था। जैसे ही बाहर से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तुरंत ये क्या बन गया है, Cl- हो गया है, यानी कि इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉनों की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है। बात क्लियर है, ठीक। उसके बाद हम आपको बताएं कि देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो इसे हम ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि ये धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है, ठीक ना। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, ठीक ना। उस प्रयोग को हम फिर से एक बार बताएंगे आप लोगों को, हम दोबारा रिपीट करेंगे इस बात को कि वैद्युत आवेश जो होता है, देखा जाए तो ये दो प्रकार का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, एक क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे क्या। और दूसरा ऋण आवेश होता है, इसे हम निगेटिव चार्ज बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। अब जबरदस्ती तो कल्पना करके बताएंगे नहीं कि आवेश तो होता है, लेकिन दो प्रकार का होता है, एक धन होता है, एक ऋण होता है, ठीक ना। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, हम बता रहे हैं फिर से इस बात को कि आप समान प्रकार की बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रयोग सुनते ही आपको क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, बशर्ते आप लोग कंसंट्रेशन में ध्यान दीजिएगा। समान प्रकार की दो कांच की छड़ों को लीजिए। समान प्रकार की बोले तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब क्या है, समान। ये समान प्रकार की दो, ये कांच की छड़ें हैं, कांच की छड़। इसके साथ आप रेशम का धागा लीजिए, रेशम का धागा। समान प्रकार की आप दो आबनूस की छड़ों को लीजिए और ये आबनूस की छड़ है, और इसके साथ में आप बिल्ली की खाल लीजिए, बिल्ली की खाल। सुनिए, ये कांच की छड़ है, नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। याद रखिएगा, संसार में कोई भी वस्तु आपको दिखाई देगी नेचुरल, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वह सदैव उदासीन अवस्था में ही रहता है। हम एक कांच की छड़ को उठाएंगे और रेशम के धागे से फ्रिक्शन करेंगे, घर्षण करेंगे। घर्षण से हम बोले कि ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा की कभी हानि नहीं होती है। उस ऊर्जा को पाकर के ये छड़ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, यानी कि घर्षण के बाद ये विद्युतमय हो जाता है। एक कांच की छड़ को रेशम के धागे से फ्रिक्शन करने के बाद, घर्षण करने के बाद, इसे स्वतंत्रता पूर्वक आप किसी पॉइंट से लटका दीजिए। ये कांच की छड़ कब लटकाया गया है, रेशम के धागे से रगड़ने के बाद। बात समझ में आ रहा है। दूसरी भी कांच की ही छड़ है, इसको भी हम रेशम के ही धागे से रगड़ेंगे, और फ्रिक्शन करने के बाद हम जब इस छड़ को
पहली लटकी हुई छड़ के पास लेकर के आते हैं, तो जैसे ही इसके समीप, इसके नजदीक लेकर के आएंगे, ये पहली वाली छड़ उससे दूर हटने लगती है। यानी कि दूर हटने का मतलब एक तरह से ये हो गया, बात समझिएगा क्या हो गया मतलब, कि अगर ये छड़, पहली कांच की छड़ अगर रेशम के धागे से रगड़ने पर धन आवेशित हुई है, तो दूसरी भी कांच की ही छड़ थी और उसको भी आप रेशम के ही धागे से रगड़े हैं, तो उसका भी व्यवहार पहली ही छड़ की तरह होना चाहिए। अर्थात वो भी अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हुआ है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया, और ये समान प्रकार के आवेश थे, और जब ये इसके पास आ रहा था तो ये क्या हो रहा था, दूर हो रहा था, प्रतिकर्षित हो रहा था। लेकिन जब हम क्या करेंगे, एक, अभी इसको यही छोड़ते हैं, एक आपनूस की छड़ उठाइए और आप बिल्ली की खाल से फ्रिक्शन करने के बाद फिर उस छड़ को आप स्वतंत्रता पूर्वक आप इसको लटकाएंगे, किसी पॉइंट से स्थिर इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद। फिर दूसरी आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से ही रगड़ करके पहली वाली छड़ के समीप लेके आते हैं, तो ये दोबारा जैसे कांच की छड़ दूर हो रही थी वैसे आपनूस की छड़ भी यहाँ दूर होने लगती है। यानी कि यहाँ भी अगर एक आपनूस की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़े हो, तो मान के चलो कि अगर ये निगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है तो दूसरी छड़ भी तो आपनूस का ही था और उसको भी आप बिल्ली की ही खाल से रगड़े हैं, बात समझ रहे हैं, तो उस पर भी चार्ज सेम ही होना चाहिए, क्योंकि पदार्थ सेम था और जिस पर फ्रिक्शन किया जा रहा था वो भी सेम था, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये भी समान प्रकार के आवेशित हो गए थे, अर्थात ये समान प्रकार के आवेशित होने के कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे थे, दूर हो रहे थे, दूर हट रहे थे। अगर अब क्या करें, अगर इसमें से एक कांच की छड़ को उठा ले रेशम के धागे से फ्रिक्शन के बाद, और इधर से एक आपनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ करके उठा लें, जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए पहले आप कांच की छड़ को ले लिए और इसे रेशम के धागे से फ्रिक्शन करने के बाद स्थिर लटका दिए हैं। अब आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद आप कांच की छड़ के समीप लेकर के आएंगे, तो ये देखने पर पता चलता है, ये प्रयोग है, देखने पर पता चल रहा था कि ये जो छड़ थी कांच की वो आपनूस की छड़ की ओर आकर्षित हो रही थी। इसमें पहले प्रकार में जो आप कांच की छड़ को क्या बोले हैं, पॉजिटिव चार्ज था, और दूसरे प्रकार में आपनूस की छड़ को क्या बोले थे, निगेटिव चार्ज था। यानी कि ये प्लस और माइनस के बीच में क्या हुआ था, अट्रैक्शन, आकर्षण हुआ था, तभी ये कांच की छड़ क्या हो रही थी, आपनूस की छड़ की ओर आ रही थी। ठीक, अभी देखिए इस प्रयोग के बाद 1750 में, सन 1750 में फ्रैंकलिन, अमेरिकन वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, और इस प्रयोग के आधार पर उसने इन आवेशों का नामकरण किया और कहा कि इस प्रयोग में जो पहले कांच की छड़ को आप रेशम के धागे से फ्रिक्शन किए थे, घर्षण किए थे, वो धन आवेश से आवेशित होती है, और आपनूस की छड़ जिसको आप बिल्ली की खाल से रगड़े थे वो ऋण आवेश से आवेशित होती है। यानी कि आवेशों का नामकरण फ्रैंकलिन ने 1750 में किया था, और नामकरण के बाद इसने बताया था कि आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। और इस प्रयोग से इसने ये भी एक निष्कर्ष निकाला और एक बात ये भी बताया था कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण हो रहा था और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को परस्पर प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। ठीक ना, तो इस प्रयोग से ये पता चला है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। इन आवेशों का नामकरण 1750 में सबसे पहले किसने किया था, फ्रैंकलिन ने किया था। आ रही बात समझ में? ठीक, तो आप हेडिंग लिख लीजिए, धन आवेश तथा ऋण आवेश। हेडिंग लिखिए।